as we are talking about the chapter 3 physics current electricity, तो अगर मैं चैप्टर 3 की बात करता हूँ यहाँ पे आपसे, सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 में यहाँ पे बात करूंगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 1 क्या हो गया हमारा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमने 10th में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे आपने आगे जो बोला है रेट, दैट इज बेसिकली शोइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, so the flow of charge with respect to time is called electric current. So we can say that sir I is equals to q by t, ये हम लोगों ने पढ़ा है। I is the symbolic representation of current, ठीक है, जिसकी यूनिट एम्पियर होती है ना। तो अपन 1 एम्पियर यहाँ ले लिया मैंने, तो इसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी। कूलाम होती है चार्ज की और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। सो वी कैन से दैट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि 1 एम्पियर क्या हो गया कि 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज 1 कूलम of charge, 1 coulomb of charge, ठीक है, travels in 1 second, 1 second is called 1 ampere। अब मैं यहाँ एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, I is equals to Q by T जो आपने लिया है, दैट इज एम्पियर इसकी यूनिट हो गई, आपने 1 एम्पियर भी डिपेंड कर दिया, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। अब अगर मैं बोलूँ सर इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी होती है, तो इट इज नोन एज दी, कौन सी क्वांटिटी होती है, ये टेंसर होती है। गलत, इट इज टेंसर क्वांटिटी। बिकॉज टेंसर इसलिए होती है बिकॉज अगर मान लो करंट के पास डायरेक्शन है, तो सर डायरेक्शन है इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास क्या होगा, ये एक 5 एम्पियर करंट आया, ये 3 एम्पियर में टूटा और ये 2 एम्पियर में टूटा, इट मींस इट इज हैविंग डायरेक्शन, इस पॉइंट पे आगे ब्रेक हुआ करंट, है ना। तो सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो ये वेक्टर नजर आ रहा है, ठीक, ये हमें क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है डायरेक्शन, तो ये वेक्टर हो गया। और अगर मैं बोलूं कि सर चार्ज के पास अगर हम बात करें करंट की, सुनना ध्यान से, तो कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे ये हो गया, लेकिन ये अलजेब्रिक सम फॉलो करता है। अब ये अलजेब्रिक सम फॉलो करता है, मतलब 5 एम्पियर कितने में टूटा, 3 + 2 में, तो ये सिंपल एडिशन को अपन अलजेब्रिक सम बोलते हैं। और ये जो भी क्वांटिटी अलजेब्रिक सम फॉलो करती है उसे हम स्केलर कहते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, ये अलजेब्रिक भी शो कर रहा है सम, तो ये स्केलर भी शो कर रहा है और ये वेक्टर भी शो कर रहा है, इसके पास डायरेक्शन है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेंसर क्वांटिटी। इट मींस कि सर यहाँ पर ये दोनों की क्वांटिटी शो कर रहा है। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज टेंसर क्वांटिटी? व्हिच शोज द वेक्टर एंड स्केलर बोथ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो I इज इक्वल्स टू जो Q by T आप पढ़ते हो ना बेटा जी, ये वाला, इसको हम स्टडी करंट बोलते हैं। कौन सा करंट बोलते हैं? स्टडी। रुका हुआ। अगर मैंने इसको बोला सर I इज इक्वल, रुका हुआ ना, सुनना ध्यान से, फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। dq by dt, इन दोनों में भी अंतर होता है माय डियर। ये स्टडी करंट है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज नहीं है, यानी अगर मुझे किसी पॉइंट पे निकालनी है, दैट इज एकदम से जो चेंज आता है करंट में, तो वो होता है हमारा चेंज बिकॉज ऑफ टाइम, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। आया बात समझ? तो इन दोनों फॉर्मूले पे भी एक डिफरेंस होता है। रुका हुआ ना क्या? स्टेडी करंट मतलब रुका हुआ करंट। हाँ, अगर आप करंट निकाल रहे हो किसमें टाइम आपका फिक्स्ड है, तो दैट इज स्टेडी करंट। अगर आपका टाइम वैरी कर रहा है, चेंज इन टाइम दिख रहा है ना, रेट ऑफ चेंज इन टाइम, चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर? अब दोनों के एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ दे देता हूँ छोटे छोटे से। पहले एग्जांपल ये लिया मैंने कि सर अगर मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल नंबर 1 ले लिया मैंने यहाँ कि सर मान लीजिए आप कि यहाँ पर मेरे पास if q is equals to 2 coulomb traveling in t equal to 1 second, so what we can say that कि सर अगर मुझे I निकालना है तो यहाँ स्टडी करंट हो गया, t की वैल्यू फिक्स है, क्या हो गया बेटा यहाँ पर खुद ही बता दो, चार्ज अपॉन टाइम कितना आ गया, 2 एम्पियर, 2 हो गया, आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ उसका सेकंड एग्जांपल ऊपर। ठीक है, एग्जांपल नंबर सेकंड क्या बोला उसने, इफ q is equals to
2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, और उसने बोला कि फिक्स टाइम है मेरे पास, फाइंड आई एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो आप यहाँ क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज ये डिपेंड कर रहा है टाइम पे, है ना। तो यहाँ क्या निकालोगे सॉल्यूशन में, dq/dt। अब डिफरेंशिएशन तुझे सिखा चुका हूँ, ये हो गया 4t + 3। अब t की जगह 1 रख देना, क्योंकि t = 1 सेकेंड दिया है, तो तेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4 + 3 यानी कि 7 एम्पियर। क्लियर हो गई कहानी? हाँ। तो इसको मेंशन करना। नाउ अभी मैंने आपको ये बताया कि सर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है दैट इज अ टेंसर क्वांटिटी, यूनिट इसकी एम्पियर होती है, और स्टेडी होता है = q/t, और इंस्टेंटेनियस होता है = dq/dt। अब मैं एक बहुत मेजरली डिस्कशन करूंगा। क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो करंट कहाँ फ्लो होता है सर, कंडक्टर्स में होता है, ठीक है। करंट कहाँ फ्लो होता है, कंडक्टर। तो मैं एक यहाँ पे कंडक्टर बना रहा हूँ, कंडक्टर विथ नो फील्ड। इसका मतलब विथ नो फील्ड, इसका मतलब ये है माय डियर कि उसके पास जब तक मैं एक एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दूंगा, उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूवमेंट नहीं करेंगे। अब ये बात मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि सर क्या इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर दे मूविंग, तो क्या ये मूविंग होते हैं अक्षर, ये दे आर इन रैंडम ऑर्डर इनिशियली, कोई फील्ड नहीं दी है, ठीक है। एनोड और कैथोड बना दिया तूने यहाँ पर, ये इसका ए पॉइंट ले लिया मैंने, एनोड और ये कैथोड, ठीक है, सही है। तो अब मैंने बोला, अब तूने कोई फील्ड नहीं दी, कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं दी है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम है, रैंडमली अरेंज्ड। तो क्या एक बात बताना, आर दे इन मोशन और नॉट? नहीं सर, yes they are in motion, answer is yes my dear, they are in motion, हाँ सर, but they are in motion। अब सुनना ध्यान से, but average velocity of electrons is 0। इसका मतलब वो मोशन तो कर रहे होंगे यहाँ पे, आपस में टकराते हैं और वापस अपनी पोजीशन को वहीं होल्ड कर लेते हैं। ये इधर टकराता है वापस यहीं आता है, ये इधर टकराएगा इधर ही आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर तो होते ही है, कंडक्टर के अंदर, है ना, और अपने आप तो करंट होता नहीं है उसके अंदर। इसका मतलब वहां पे जीरो करंट इसलिए होता है क्योंकि उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, सेकंड केस हम लेते हैं यहाँ पर, सर कंडक्टर विथ प्रेजेंस ऑफ फील्ड, प्रेजेंस, ठीक है, ऑफ, पूरी स्पेलिंग की वो हो गई, चलो छोड़ो, प्रेजेंस ऑफ फील्ड, ठीक। अब ध्यान देना यहाँ पर, सो कंडक्टर विद नो फील्ड हो गया, एंड कंडक्टर विद द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, और विद फील्ड लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट अगर विद फील्ड है तो तेरे पास ये कंडक्टर को मैंने थोड़ा बड़ा बनाया अभी, ये मैंने कंडक्टिंग सरफेस ली, यहाँ पे मैंने एक बैटरी कनेक्ट करी। सो व्हाट हैपेंड इन दिस प्रोसेस, व्हेन वी कनेक्ट अ बैटरी टू अ कंडक्टर, व्हाट हैपेंस, सुनना ध्यान से, जैसे ही मेरे पास एक स्विच होगा, इस स्विच को मैंने ऑन किया, एस इज बेसिकली स्विच, इसको जैसे ही मैंने ऑन किया, सो यहाँ से प्लस चार्ज आया, और जितने भी इसके अंदर प्लस चार्ज होंगे, प्लस ई होंगे, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इज इट क्लियर? दे आर मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड। तो ये रिपल होना चालू होंगे, प्लस क्योंकि यहाँ से आया चार्ज, आया ना। अब चार्ज ने यहाँ से फ्लो होना चालू करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करा यहाँ पे फ्लो होना, तो हम क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो चुका होगा, बिकॉज प्लस ई इधर जा रहा होगा, लेकिन electrons started attracting towards the positive end, so what happens, they align themselves। आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों ने अपने आप को अलाइन करा है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ पे ये they are random in nature initially when they are having no field, but जैसे ही एक फील्ड दी मैंने, they align themselves। यहाँ सबसे पहली चीज क्या करेंगे, अलाइनमेंट होगा, they align themselves and start moving, and because of the movement we know that the rate of flow of charge with respect to time is called current। It is clear? So from this above discussion we can say that the points, key points क्या निकल कर आते हैं यहाँ पर, कि key points ये है सर, सबसे पहला
जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 10th क्लास में कि व्हेन वी अप्लाई अ बैटरी, ठीक है, टू अ कंडक्टर, सो व्हाट हैपेंस, प्रोटॉन्स मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड to negative end, or we can say that electrons start moving in the opposite direction of flow of current. Is it clear, Akshat? हाँ सर। In the opposite direction of flow of current. Clear? तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होता है माइडियर, नेगेटिव चार्ज का, और जो पॉजिटिव होते हैं दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। यानी जिस डायरेक्शन में करंट होता है, करंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, प्रोटॉन का और करंट का, और इसका नहीं होता है। अब यहाँ पर हमें ये दो की पॉइंट्स निकल कर आ गए, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि मेटल के अंदर जो चार्ज होते हैं मूविंग होते हैं या नहीं, बिल्कुल होते हैं, बट उनका मूवमेंट क्या देता है, एवरेज वेलोसिटी 0 कर देता है। तो वहां पे ड्यू टू कोलिजन वो अपनी पोजीशन को होल्ड रखता है, बहुत लिटिल मूवमेंट होता है, लिटिल बिट, तो उसके कारण करंट फ्लो नहीं होता है। बट जैसे ही मैं उसको एक एक्सटर्नल एनर्जी देता हूँ, दे अलाइन देमसेल्फ एंड स्टार्ट मूविंग एंड प्रोड्यूसेस द करंट। सर ये पॉजिटिव ई मतलब क्या होगा? ठीक है, and that is referred to as drift velocity. The next topic is basically drift velocity. Drift velocity. और ध्यान से समझना my dear, what is drift velocity? ड्रिफ्ट स्पीड भी कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहा जाता है, ठीक है। लेट मी टेल यू व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने एक कंडक्टर लिया और यहाँ पर मैंने अभी इसको कोई फील्ड नहीं दी, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे पता है ना, जब फील्ड नहीं देते तो रैंडम, जितने भी चार्ज होते हैं अंदर कैसे होंगे, सब दे आर रैंडम मूविंग। सॉर्टेड। ये नो फील्ड का केस है, नो फील्ड इज अप्लाइड, इज इट? अभी हमने डिस्कशन करा, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, व्हेन फील्ड इज अप्लाइड, तो तब क्या हो रहा है फील्ड इज अप्लाइड में, दे अलाइन देमसेल्फ और मूवमेंट हो जाएगा। तो अब समझना, जैसे ही तूने, बहुत ध्यान से सुनना अक्षर, इस चीज को ये पता होना चाहिए, जैसे ही आपने यहाँ पे स्विच को ऑन करा, इससे इसको टच करा, तो क्या होगा, करंट स्टार्ट होगा फ्लो करना, ये प्लस चार्ज आया यहाँ पे आई, तो जितने भी अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर मूवमेंट चालू कर देंगे अलाइन करके अपने आप को सीधे स्ट्रेट लाइन में, और जितने प्लस ही होंगे वो इधर जाएंगे, है ना, और माइनस इलेक्ट्रॉन सब इस तरफ भाग रहे होंगे। तो माय डियर, जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट होके अपने आप को अलाइन करते हैं ना, जैसी एक एक्सटर्नल एनर्जी आई, जिस वेलोसिटी से उसने अपने आप को अलाइन करा ना इन द रिवर्स ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स ने, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? हाँ सर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, ध्यान से सुनना, the average velocity with which the electrons drift towards the positive end, drift towards the positive end of a battery is called drift velocity. Clear? And that is represented by this Vd, ये इसका सिंबल हो गया। सो अगर मुझे बोला कि सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहला पॉइंट है इसमें, रिलेशन निकालना है बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पेपर में आता ही आता है, ठीक है। तो आपको रिलेशन किसके बीच में निकालना है, Vd और E के बीच में निकालना है, ठीक है, एंड E, और रिलेशन किसके बीच में निकालना है, रिलेशन बिटवीन Vd एंड E। तो ठीक है सर, बिल्कुल निकल जाएगा।
तो एक बात बता, इनिशियली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तेरे पास इसमें केस 1 में जब नो फील्ड थी, तो आपने क्या देखा कि सर लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, दैट इज u1 u2 and n number of electrons are present over there. ठीक है, सो अगर आप बात करते हो इनिशियली वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, दे आर द इनिशियल वेलोसिटीज, है ना, दे आर द इनिशियल वेलोसिटीज। ठीक है माय डियर, अब आपने क्या बोला कि सर इन केस 1 अगर मैं देखूं तो इसका एवरेज मैं निकालता हूँ पूरे का, तो मैंने क्या देखा यहाँ पे सर u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन un upon n number of terms. So what we are having the value, the average is basically, average कितना था इसका 0। तो ये क्या हो गया हमारे पास, UAV हमारा इनिशियली 0 है तो चार्ज का मूवमेंट नहीं होता वहाँ पर, मतलब बहुत इतना लिटिल बिट होता है कि वो कोलाइड करके वहीं रुक जाता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब ध्यान देंगे हम लोग सेकंड केस में। जब हमने सेकंड केस की बात की तो हमने बोला सर क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग towards positive end with some velocity and the path is a straight line, so what we can say that equation of motion v is equals to u plus at, आया ना? हाँ सर। ठीक है, सो माय डियर u is equals to, यहाँ पे मैंने बोला u1 प्लस at1 पहला हो गया, प्लस एक पहले वाले के लिए फर्स्ट v1 के लिए, मतलब मान ले कि अब वेलोसिटी क्या हो गया v1 प्लस v2 टिल vn, क्योंकि इसके पास भी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, उसको मैं v1 v2 v3 बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला कि सर v1 के लिए ut1 हो गया, और ये हो गया मेरे पास u2 प्लस at2, है ना, एंड सो ऑन प्लस सो ऑन चलेगा, तो un प्लस atn हो जाएगा ये तो एंड नंबर्स के लिए, इज इट? हाँ सर। तो अक्षत अगर अभी हम लोग बात करें इसकी, तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, सुनना ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ माय डियर, आपने क्या बोला, ये स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा और इसकी जो टोटल वेलोसिटी है वो कितनी है, ये होगी हमारी सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज। सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, अगर मैं एवरेज निकालूं पूरे का तो डिवाइड बाय n कर दूं यहाँ पर, है ना, इज इट? तो ये पूरा डिवाइड बाय n हो गया, सेम एज ये भी पूरा डिवाइडेड बाय क्या हो गया सर यहाँ पे n। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो क्या दिख रहा है कि v इज इक्वल्स टू सर u1 प्लस u2 प्लस u3 टिल un, और डिवाइडेड बाय मैं n कर देता हूँ, तो सर यही तो मेरा एवरेज वेलोसिटी था इनिशियल में, तो ये तो मेरा पूरा क्या हो गया 0, है ना, प्लस अब यहाँ पे अगर तूने a कॉमन कर लिया तो बचा क्या, t1 प्लस t2 प्लस tn अपॉन n, है ना। तो आपके पास फाइनल रिलेशन क्या निकल कर आया, bd इज इक्वल्स टू a एंड टाउ। टाउ इज व्हाट, टाउ को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ माय डियर, एवरेज वेलोसिटी 0 हो चुकी है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर निकल कर आया दैट इज व्हाट, बेसिकली a टाउ, यानी a इज acceleration or tau is relaxation time, that is the average time taken by the electrons when they are moving toward the positive end of the battery। तो आपने ये जो t average था इसको आप tau से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और tau को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या हो गया, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ where, ठीक है, ये क्या हो गया मेरे यहाँ पर, इसको ऐसा ले लो, हाँ, where a क्या हो गया मेरा एक्सेलरेशन, और टाउ हो गया मेरा रिलैक्सेशन टाइम, the average time taken by the electrons when they are moving from the negative end to the positive end। is it clear? समझ में आया? तो पहले यहाँ तक लिख लें। अभी मेरे पास जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम, रिलेशन निकाल रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल आई, दैट इज a टाउ,
चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम रिलेशन निकालेंगे। तो मैंने बोला कंसीडर ये कंडक्टर है, ठीक है, और मैंने बोला कि जो आपके पास यहाँ पे फोर्स लगता है ऑन इलेक्ट्रॉन वो कितना लगता है, ये जो हमारा यहाँ पे बैटरी दी और इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एंड, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो गया पॉजिटिव एंड की तरफ, माइनस ई इधर आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन प्लस ई उधर जा रहा होगा, है ना, सब अलाइन कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन में। तो फोर्स कितना लगता है ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू सर ई इंटू ई, याद रखना माय डियर, ठीक है, दैट इज प्लस माइनस। हाँ, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फोर्स बिकॉज ऑफ टेस्ट चार्ज, अगर आपको याद हो, F इज इक्वल्स टू क्यू ई इन द फर्स्ट चैप्टर, है ना। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो आपने बोला सर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये आपने यहाँ माइनस ले लिया, अगर फोर्स ऑन प्रोटॉन पूछता तो प्लस ही लेते, तो ये हो गया, तो F इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस ई इंटू ई। नाउ ये आपके पास फोर्स निकल आया, इज इट क्लियर क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब एक और चीज सर, बट मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए सर, मुझे तो यहाँ एक्सीलरेशन की वैल्यू चाहिए। तो ठीक है ना, वी नो दैट फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन, इज इट ट्रू और नॉट। तो फ्रॉम द बोथ इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग द बोथ इक्वेशन व्हाट वी आर हैविंग, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2 what we get, sir, mass into acceleration equals to minus e into e, or we can say that acceleration is equals to minus e upon m, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। So यहाँ पर आया मैं, तो मैंने क्या बोला कि सर यहाँ पर मेरे पास acceleration की वैल्यू कितनी है एक कंडक्टर में, that is minus e by m into tau. So what we are having the relation Vd is directly proportional to electric field. नजर आया क्या? So it means अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उसकी ज्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उसकी कम होगी। ठीक है, तो मेंशन करो इसे भी फटाफट से। So if we are talking about the relationship between current and drift velocity, we know that कि I is equals to Q by T होता है, और we can say that sir from the above diagram we can say that this is the length of the conductor, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, and this is the radius R, तो एरिया आपको पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना कंडक्टर में, तो अगर I is equals to Q by T है तो मैंने ये बोला कि यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो कर रहे हैं, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, आर फ्लोइंग, सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज सर I is equals to n into Q by T। इज इट क्लियर क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कैपिटल N ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और इनटू क्या कर दिया, चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि मूव कर रहे हैं तो चार्ज की जगह में यहाँ पे E लिख रहा हूँ सर कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, तो मैंने Q की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। आप Q की जगह Q भी रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटॉन के लिए बात करोगे तो प्लस ही, इलेक्ट्रॉन के लिए करोगे तो माइनस ही, तो मैंने यहाँ पे NE लिख दिया, मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिया। कैपिटल N क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये टोटल इलेक्ट्रॉन है बेटा, कैपिटल N इन द कंडक्टर, ठीक। सो व्हाट इज बेसिकली टोटल इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोइंग जो है इसके अंदर मौजूद। अब ये जो N है इलेक्ट्रॉन्स वो पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि सर जो कैपिटल N है ना, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल n इनटू एरिया इनटू लेंथ, मतलब A इंटू L, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर, उसने बोला सर अगर मैं काउंट करूं तो स्मॉल n मैंने ले लिया क्योंकि n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 है, 100 है, 50 है, इनटू इट्स एरिया इनटू इट्स लेंथ, दैट विल गिव यू द टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, NaL स्मॉल, ठीक। सो अगर मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस इक्वेशन में, सो I इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाता है मेरा NaLe अपॉन T, और वी नो दैट अगर मुझे रिलेशन निकालना है Vd का, तो बेटा वेलोसिटी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी बोलते हैं, तो ये आ गया I इज इक्वल्स टू NEA Vd,
वेयर मैंने यहाँ रिपीट कर देता हूँ, इसको वीडी को बोला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एल, यहाँ पे एल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ले लिया और ये टी हो गया टाइम। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका, यहाँ पे वीडी से रिप्लेस कर दिया मैंने। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन एनईए वीडी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Now let's talk about a new point, that is current density. मैं इसको यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ आपको। करंट डेंसिटी इज बेसिकली करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, is called current density, or we can represent current density by J, and that is equals to I current flowing per unit area, so I by A. So it is a vector quantity and the unit is ampere per meter square, क्योंकि एरिया की मीटर आपकी स्क्वायर होती है ना, और ये आपका एम्पियर हो गया। तो दिस इज द यूनिट ऑफ द करंट डेंसिटी। अब रिलेशन क्या पढ़ रहे थे हम लोग, हमने अभी रिलेशन देखे। तो सबसे पहले हमने रिलेशन देखा, फर्स्ट वाला कौन सा देखा था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमारे पास क्या निकल कर आया था, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, ए टाउ, फिर एक्सेलरेशन को हम माइनस ई बाई एम बोलते हैं, है ना, इनटू टाउ। और फिर हमने देखा था यहाँ से रिलेशन कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। सेकंड हमने क्या देखा था सर रिलेशन, ये हमने रिलेशन देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, फर्स्ट वाला। सेकंड रिलेशन हमने ड्रिफ्ट में क्या देखा था सर, Vd इज इक्वल्स टू, हमने जो निकाला है, कौन सा वाला देखा था, सेकंड वाला माय डियर, रिलेशन बिटवीन I एंड Vd। तो Vd एंड I के बीच में जो रिलेशन देखा था वो था मेरा I इज इक्वल्स टू NEA Vd, सेकंड ये रिलेशन देखा था। नाउ थर्ड रिलेशन की बात कर रहा हूँ, तो Vd एंड ड्रिफ्ट Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी में रिलेशन बताऊँ। करंट डेंसिटी, इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, तो यू नो दैट कि सर J इज इक्वल्स टू I बाई A है, तो I की वैल्यू मेरे पास NEA VD है, अपॉन अगर मैं A कर दूं तो एरिया से ये एरिया कैंसिल हो गया, तो करंट डेंसिटी कितनी हो गई, NEVD। तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा तीसरे रिलेशन में, तो है ना, ये तो डायरेक्टली निकल गया मेरा, ठीक। और यूनिट आपको पता ही है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखें, अगर J और E में फोर्थ रिलेशन यहाँ निकालना है मुझे बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास J की वैल्यू है हमारे पास, अभी आपने देखा NEVD, ठीक। अब J इज इक्वल्स टू, वी कैन से दैट सर यहाँ पे मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या दिख रही है, माइनस ई बाई एम, है ना, तो माइनस ई अपॉन एम, और इनटू क्या दिख रहा है, टाउ। अब मैं आपको यहाँ बोलूंगा कि मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले रहा हूँ तो प्लस लूंगा, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। तो J इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पर, अगर इसको ब्रैकेट ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा NE स्क्वायर अपॉन एम इंटू ई, और बाहर आ गया ये टाउ। सो यहाँ से भी मुझे नजर आ रहा है कि जो करंट डेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज वन मोर रिलेशन जो हमने प्रूव कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से हमने इसको प्रूव कर लिया। और हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ सर J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। तो व्हाट इज सिग्मा ओवर हियर, NE स्क्वायर टाउ अपॉन m। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, और इसको बोलता हूँ मैं कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर कंडक्ट करता है ना, तो उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो सिग्मा होती है। वो डिपेंड करती है इन चार चीज़ों पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिलैक्सेशन टाइम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली, ठीक। एंड द लास्ट रिलेशन जो कि हम लोग पढ़ते आए हैं इतने टाइम से 10th क्लास में, ओम्स लॉ को प्रूफ करो, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, वहाँ हमने डायरेक्टली पढ़ा था, उसका प्रूफ यहाँ पढ़ रहे हैं। तो जब वी आर टॉकिंग अबाउट द ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ यू नो दैट सर
v is directly proportional to I होता है, और we can say that in terms of drift velocity I is NEAVD, ये आपको पता ही है ना। और फिर से मैंने यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट अप कर दी, तो NEAVD की वैल्यू हो गई E/m इंटू टाउ, मैंने यहाँ पुट कर दी उसकी वैल्यू। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझको, n, ये हो गया मेरा E स्क्वायर, ठीक है, E A टाउ अपॉन m। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं दिख रहा आपको? जल्दी से देखो, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं दिख रहा अभी आपको? तो I इज इक्वल्स टू आपने लिखा NE स्क्वायर, E की जगह मैंने यहाँ पहले A ले लिया, फिर टाउ ले लिया, अपॉन m ले लिया। और जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, अक्षत, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या अंतर होता है? क्योंकि तुझे V पोटेंशियल चाहिए अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या अंतर होता है? तुझे क्या पढ़ाया था मैंने कि सर पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है, हाँ या ना? सो व्हाट वी कैन से दैट कि सर E इज इक्वल्स टू V/d, और V/L भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि कंडक्टर की लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टेंस को, तो ये L हो गया। तो D को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे L, तो E अगर मैं यहाँ रख दूँ कि सर ये V/L हो गया, E की जगह रख रहा हूँ मैं ये वैल्यू, है ना, इसकी जगह। तो जैसे ही मैंने यहाँ पुटअप करा, तो ये जो पार्ट हुआ ना तेरा, ये वाला, दिस विल बिकम, इसको मैं टॉप कॉर्नर पर ले रहा हूँ यहाँ पे, दिस विल बिकम I इज इक्वल्स टू, अपने पास क्या दिख रहा है, I इज इक्वल्स टू, जल्दी से बोलो क्या दिख रही है वैल्यूज आपको यहाँ पे, NE स्क्वायर A/L टाउ इंटू V। अब तुझे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I चाहिए, तो V की वैल्यू निकाल ले। तो ये हो गया सर मेरे पास डायरेक्टली हो गया यहाँ पे M इंटू L, ये हो गया ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ इंटू I। तो बेटा V इज इक्वल्स टू IR होता है कि नहीं होता है? तो ये पूरा R हो गया, ये I हो गया, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। तो आपके पास R की वैल्यू क्या निकल आई यहाँ पे? तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो क्या हो गया, NML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ये आपकी रेजिस्टेंस होती है। तो आपने 10th क्लास में एक चीज़ और पढ़ी थी कि सर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन वी कैन से दैट कि R आपने पढ़ा था कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, बोलो हाँ, एक ये पढ़ा था स्टेटमेंट हमने, है ना, और कॉमा एक पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, पढ़ा था। तो इस फॉर्मूले से यहाँ देख लो क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। तो ये ओम्स लॉ का प्रूफ है माय डियर, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। सो इतनी सारी चीजें होती हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ लिंक। सो हमें जब भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ते हैं तो वी हैव टू नो अबाउट ऑल द कंडीशंस। तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली है सारे डेरिवेशंस विद रिस्पेक्ट